यहाँ पर जीत करने लेने जा रही है और एक अच्छी खासी बढ़त के साथ हम विजय श्री का वर्ण करेंगे। ओके अरविंद जी, चूंकि लोकतंत्र में एक एक वोट की अहम कीमत होती है और एक एक वोट कीमती भी होता है। अभी तक 700 से ज्यादा, और जो अब मेरे पास खबर सामने आ रही है वो 783, यानी 783 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। आप कैसे देख रहे हैं सर? अब संभव मेरा ऐसा मानना है कि इस चुनाव में 10-12 राउंड की काउंटिंग के बाद ही सीन क्लियर हो पाएगा। जो इस तरह की नेक टू नेक फाइट वाला जो इलेक्शन रहता है ना, उसमें बिल्कुल अंतिम दौर तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। एक वोट का मामला भी कहा ना, कल मैं जयपुर में कार्यक्रम में था, सीपी जोशी साथ में थे। हाँ। तो सीपी जोशी तो एक वोट से चुनाव हार गए थे। बिल्कुल नाथद्वारा में एक वोट से चुनाव हारे और उसी के कारण राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए थे वो। हाँ। तो ये तो देखिए, एक एक वोट मायने रख रहा है इस चुनाव में। बिल्कुल यही बात इस चुनाव पे लागू हो रही है। तो मुझे लगता है कि 10 राउंड की काउंटिंग संभव जब तक नहीं हो जाए तब तक ये इस तरह की उठापटक चलती रहेगी, ऊंची नीच चलती रहेगी। लेकिन ये पहले राउंड में 1000-1200 वोट की बढ़त और उसके बाद फिर बढ़त कम होके और अब कांग्रेस की 750 वोट की बढ़त निश्चित तौर पर कांग्रेस की उम्मीद को जगाए हुए है। लेकिन मैं फिर आपसे कहूंगा कि 10-12 राउंड के बाद ही दतिया उपचुनाव का सीन जो है वो चीज अलग होती है। लेकिन अरविंद जी, एक हम इस चीज को समझे कि जो उपचुनाव होता है उसका सिनेरियो एकदम अलग होता है, और जैसे कि माना जाता है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो उसकी तरफ रुझान जाते हुए नजर आते हैं, उसकी तरफ पासा पलटता हुआ दिखता है। लेकिन शुरुआती रुझान बीजेपी के पक्ष में होने चाहिए, वो उल्टे हो रहे हैं। अभी 2 उपचुनाव का सीन हमारे सामने है। विजयपुर उपचुनाव हमने देखा, जहां पर रामनिवास रावत का मुकाबला मुकेश मल्होत्रा से था। हाँ। और निश्चित तौर पर बीजेपी जिस स्टाइल में चुनाव लड़ती है कांग्रेस के लिए, तो वो संभव नहीं हो पाता। लेकिन वहां भी अंततः बीजेपी हारी। इस उपचुनाव में भी हम देख रहे हैं कि सत्ता संगठन सब लगे हुए हैं, पूरी ताकत से पार्टी ने लगा रखा, मैन टू मैन मार्किंग करके बीजेपी ने चुनाव लड़ा। लेकिन उसके बाद भी ये कोई बहुत क्लियर स्थिति वाला इलेक्शन नहीं दिख रहा हमको। संभव लग रहा ना, देखिए आप अभी काउंटिंग के 4 राउंड के बाद जो सीन हो, मुझे लगता है कि आप और हम बात कर रहे हैं तब तक 5 राउंड की काउंटिंग भी हो गई होगी। तो उसका भी कुछ देर में आपके पास नतीजा आ जाएगा। लेकिन 4 राउंड की काउंटिंग के बाद जो सीन सामने आ रहा ना, तो वो मेरा मतलब ये कि ये कहीं बहुत स्पष्ट नहीं दिख रहा। इससे लगता है कि सरकार के पक्ष में कोई बहुत अच्छा मैंडेट वाली स्थिति बन रही हो। मतलब हम इस सीन से ये तो बिल्कुल नहीं कह सकते। आपने बिल्कुल सही कहा कि उपचुनाव जहां भी होता है, ये माना जाता है कि वो सरकार के कामकाज पर एक कम अवधि का आकलन उसको मान लिया जाता है, ऐसा माना जाता है उपचुनाव को लेकर। चूंकि देखिए, जिस पार्टी की सरकार रहती है वो कहीं ना कहीं कई मुद्दों पर फायदे में तो रहती है। और निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी चूंकि मध्य प्रदेश में सरकार में है, तो उसको ये तो लगता ही है कि कई फ्रंट पर उसको सरकार में होने का फायदा स्वतः ही मिल जाता है। लेकिन ये जो सीन अभी का सामने आ रहा, मुझे लग रहा है कि ऐसा इस बार अभी होता कहीं नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल नेक टू नेक फाइट जो चल रही है ना संभव, वो बिल्कुल स्पष्ट कर रही है कि मतलब उससे ये स्पष्ट है कि हम कोई बहुत इसको ऐसा नहीं मान सकते कि सरकार के कामकाज से जनता बहुत खुश है या भारतीय जनता पार्टी ने। जी अरविंद जी, चूंकि पार्टी में जब कहीं विधानसभा चुनाव हो या ना हो, लेकिन पार्टी में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अनुशासन। अगर अनुशासन है तो सब एक रहेंगे। और बीजेपी में जैसी ये कोशिश हो रही थी कि जैसे हमने देखा, जो समर्थकों के द्वारा उत्पात मचाने की कोशिश की गई, और थोड़ा लग रहा था कि शुरुआत में थोड़ा खेल हो जाएगा नरोत्तम मिश्रा की ओर से, लेकिन पार्टी को एक मजबूती के साथ सभी नेताओं को एक रखने की चुनौती थी, लेकिन संगठन ने उसे बखूबी निभाया भी। लेकिन कांग्रेस में वो चुनौती आखिर तक देखने को मिलती रही। देखिए, संभव में बोलूं? जी बोलिए सर। देखिए, संभव थोड़ा सा मैं करेक्ट करना चाहूंगा आपको। हाँ। आंतरिक असंतोष से तो भारतीय जनता पार्टी भी अंतिम समय तक जूझती रही, क्योंकि यदि ऐसा नहीं होता तो मतदान के दिन नरोत्तम मिश्रा समर्थक कुछ नेताओं को क्यों घर पे बिठाया जाता, क्यों पुलिस की निगरानी में उनको रखा जाता, क्यों नरोत्तम मिश्रा समर्थक कुछ नेताओं को अंडरग्राउंड होना पड़ता। तो आंतरिक असंतोष तो आखिरी समय तक दोनों दलों में रहा, इससे हम वंचित ही। लेकिन देखिए, चूंकि रूलिंग पार्टी है, और अगर रूलिंग पार्टी में इस तरह की बात उठे कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थक अंतिम समय तक गड़बड़ करते रहे, तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए एक डैमेजिंग फैक्टर रहता। इसलिए बातें सामने नहीं आ पाई। लेकिन कांग्रेस में तो वोटिंग के दिन ही
वोटिंग के पहले से ही इस बात को लेकर बातें चर्चा शुरू हो गई थी कि राजेंद्र भारती और उनके समर्थक सैबोटेज कर रहे हैं, घनश्याम सिंह के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अवधेश नायक को भी कुछ लोगों ने घेरे में लेने की कोशिश की गई, कई जगह से उनको भी घेरे में लेने की कोशिश की गई, लेकिन ये स्पष्ट हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी में चूंकि संगठन मजबूत है इसलिए उसने सब चीजों को साध लिया। कांग्रेस में भी अंतिम समय तक कोशिश हुई लेकिन सफल नहीं हुए। इसका उदाहरण इस बात से लगता है कि जैसे वोटिंग खत्म हुई, घनश्याम सिंह ने ओपनली जो है राजेंद्र भारती पर आरोप लगाना शुरू कर दिए और कल तो रात को पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो है राजेंद्र भारती को पार्टी से प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। जी, लेकिन ऐसे में कांग्रेस के लिए अभी भी कहीं ना कहीं चुनौती जरूर है, लेकिन कांग्रेस के लिए ये अच्छी बात यह है कि अभी इस वक्त बढ़त बनाए हुए है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह संतोषी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस की तरफ से। तो संतोषी, थोड़ा आप बताइए कि ये स्थिति आगे भी यूं ही देखने को मिलती रहेगी या थोड़ा अभी और इंतजार करें हम? नहीं, देखिए, हम उस तरीके से कोई बहुत उत्साह प्रदर्शित करने वाले लोगों में से नहीं है कि जो एकदम से चुनाव परिणाम के पहले ही सारी बातें कर दे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है। हमने जिस तरीके से चुनाव लड़ा है, हमने जिस तरीके से सत्ता की पूरी ताकत के विरुद्ध अपनी ताकत दिखाई है, तो वो तो परिणामों में झलक ही रहा है। और अगर सत्ता ने अपनी पूरी ताकत लगाने के बावजूद अगर उसको इस तरीके से लीड नहीं मिल रही है तो साफ नजर आ रहा है कि दतिया की जनता किसके पक्ष में थी, क्योंकि वहां पर एक फैक्टर बहुत काम कर रहा था भारतीय जनता पार्टी का। हालांकि भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला था, लेकिन फिर भी ये नरोत्तम मिश्रा के समर्थक कह रहे थे कि अगर जीते तो क्रेडिट मोहन यादव ले जाएंगे और किसी भी स्थिति में हार का जो ठिकरा है वो तो नरोत्तम मिश्रा के तोड़ना ही है। तो बिल्कुल, तो वो जो फैक्टर है वो नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने दिखाया और भारतीय जनता पार्टी ने उन पर सख्ती करके, जैसा कि अरविंद जी बता रहे थे, उन पर सख्ती करके नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को दिखा दिया है कि उन्हें नरोत्तम मिश्रा और उनके समर्थकों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। तो ये भी भारतीय जनता पार्टी के लिए डैमेजिंग फैक्टर रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस पार्टी में घनश्याम सिंह की जो छवि थी उसने बहुत ही वोट अपनी ओर आकर्षित किए, इस बात में कोई शक नहीं है। जीतू पटवारी के नेतृत्व में हमारे नेताओं ने जिस प्रकार से मेहनत की है उसी का परिणाम ये सामने आ रहा है। विवेक जी, जिस तरह से चुनाव में मेहनत हुई है, क्या उसका परिणाम में कुछ असर झलकेगा? जो विकास का दावा किया गया था, क्या उसका परिणाम में असर पड़ेगा? परिणाम में वो रिजल्ट में नजर आएगा वो चीज है? विवेक जी, स्पष्ट सामने चीज ये है कि इनके अधिकृत प्रत्याशी इनके ही अपने पूर्व विधायक पर स्पष्ट आरोप लगाते हैं कि इन्होंने सेबोटेज किया और कांग्रेस का नेतृत्व उन्हें निलंबित भी कर देता है। तो जनता कांग्रेस का चरित्र भी देख रही है और चेहरा भी देख रही है। ये अमर्यादित आचरण लोकतंत्र की परिधि में वैसे भी आता नहीं है। ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। और घनश्याम सिंह जी को तो वैसे ही 2008 में तीसरे नंबर पर रहे थे, जनता उन्हें नकार चुकी है। और ये केवल एक ही आधार पे बात कुछ देर में ये चीज स्पष्ट हो जाएगी कि जनता ने किसे चुना है और किसे नकारा है। जीत के मंसूबे अब जनता ही फैसला कर रही है, तो जनता बस कुछ देर में बता भी देगी। जब मतगणना हो रही है तो माना जा रहा है तकरीबन 10-11 राउंड के बाद स्थिति एकदम स्पष्ट होने लगेगी। अरविंद जी, बहुत धन्यवाद आपका। विवेक जी, बहुत धन्यवाद आपका। और संतोष जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। थैंक यू। तो दतिया उपचुनाव में ये बड़ा उलटफेर इसे माना जा रहा है और चौथे राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी इस वक्त आगे निकल चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी, बता दें आपको कि 783 वोटों से इस वक्त आगे हैं। 3 राउंड तक पीछे रहने के बाद चौथे राउंड में बढ़त बनाए हुए हैं। बीजेपी के आशुतोष तिवारी से इस वक्त घनश्याम सिंह आगे चल रहे हैं। ये मुकाबला बेहद दिलचस्प और बेहद कड़ा इस वक्त माना जा रहा है।